अस्सलामुअलैकुम folks, this is ज़फ़र अली खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशंस की, लेकिन उससे पहले ज़रा नज़र डालते हैं इन भाई साहब के ऊपर। ये भाई साहब बिना लॉजिकल फैलेसीज कमिट करे हुए जीत ही नहीं सकते अपने स्टेटमेंट को। यहाँ पर भी इनको सिर्फ पता है, इनका एक पैटर्न है, रिपीट होता है वो पैटर्न। पहला ये है इनका कि ये स्ट्रॉमैन फैलेसी करेंगे, दूसरा ये एड होमिनेम फैलेसी करेंगे, और तीसरा ये विक्टिम कार्ड प्ले करके भाग जाएंगे। सिर्फ इसके अलावा इनसे कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ। इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं क्लेम नहीं करा कि प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज सेम चीजें होती हैं। उसके बावजूद इन्होंने कमेंट करा कि दावर को ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज सेम चीजें होती हैं। इन्होंने स्ट्रॉमैन बनाया, बूगीमैन जिसे बोल सकते हैं, उसको इन्होंने रिफ्यूट करा, और इन्होंने सोचा मैंने कितनी बढ़िया काम कर दिया, मैंने दावर के आर्गुमेंट को रिफ्यूट कर दिया। क्लैपिंग, खुश रहो। ठीक है। तो कभी इस इमेच्योरिटी से बाहर निकलना रेहान, और बिना लॉजिकल फैलेसीज के बात करना, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज होती है। क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में सिर्फ मेजोरिटी की बात करी, तो मैं अब भी बोल रहा हूँ कि इससे पहले जब भी रेहान बात करता है तो वो ये बोलता है कि वो, जब उसे बताया जाता है कि 1 in a billion चांस, मतलब इसकी परसेंट, ये बहुत कम चांस है इसका कि इस तरीके से हो कि वी आर, बहुत कम, क्या इफेक्टिवली जीरो चांस है इस चीज का कि वी आर हेयर बाय चांस। तो रेहान के वर्डिंग्स एग्जैक्ट ये थे कि यस, अगर ये बहुत कम चांस भी है ना, फिर भी वी आर हेयर प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो वो मेजोरिटी को निगलेक्ट करता था। यही बात मैंने उस वीडियो में भी बताई कि रेहान मेजोरिटी को निगलेक्ट करता है, लेकिन अब जब उसे एवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव करना है तो वो मेजोरिटी मेरे सामने ला रहा है। सिंपल सी बात थी, पता नहीं क्या बात घुमा दी। प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रेहान। एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। सपोज करके तुमने कोई सिक्का हवा में टॉस करा, क्या चांसेस हैं कि उसके हेड्स आएंगे? मुझे पता है कि तुम्हारा फेवरेबल आउटकम 1 है, और अपॉन द टोटल आउटकम जो कि 2 हो जाएंगे, इतना तो मालूम ही होगा। तो इसके बेसिस पर ये 1/2 हो गया। ठीक है। इसके तुम परसेंटेज में, जब इससे तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा कितनी परसेंटेज आएगी? इसकी परसेंटेज तुम्हारी आएगी 50%। ठीक है। वो तो करना आता है, ये वो भी करके दूं। चले आगे बात करते हैं। अगर मैं इसी सिनेरियो को दोबारा रिपीट करता हूं और मैं चाहता हूं कि दोनों बार हेड्स आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी रेहान? बहुत ध्यान से देना। ये पहले वाले की तरह ही, इसकी जो एक बार जब मैं टॉस करूंगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आ जाएगी। सेकंड वाले के अंदर भी 1/2 चलेगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आपको आंसर आएगा 1/4। फैक्टराइजेशन की अगर थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज रहा, तुमने ध्यान से ध्यान दिया होगा क्लास के अंदर, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि 1/4 फैक्टराइजेशन के अंदर 1/2 से छोटा है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब इसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो उसकी परसेंटेज तुम्हारी 25% आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी के घटने से परसेंटेज भी घट गई। वाला, यहां से मुझे तुम्हें समझाने का मतलब ये था कि प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है म्यूटेशंस के बारे में। एवोल्यूशनिस्ट अक्सर बोलते हैं कि म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन से ये हो गया, म्यूटेशन से वो हो गया, म्यूटेशन से फला हो गया, म्यूटेशन से ढिमका हो गया। मैं पहले एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि म्यूटेशन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, और उस कमरे के बीचों बीच में एक दीवार है, मतलब एक हॉल टाइप था, उसके बीचों बीच में एक दीवार थी, जिस वजह से ये 2 कमरे मौजूद थे। आपने क्या करा कि इस कमरे के अंदर से ये जो दीवार थी बीच वाली, इसको तोड़ के हटा दिया। ठीक है। जिस वजह से आपके पास 2 कमरे जो थे वो हट के एक बड़ा सा कमरा बन गया। तो आप बोलेंगे भाई हमने म्यूटेशन कुछ इसी तरीके से, आप समझिए म्यूटेशन इसी को होता है, यानी जो चीज मौजूद है उसको ऑल्टर कर देता है। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कभी भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन के अंदर एडिशन नहीं ला सकता। मिसाल के तौर पे डायनासोर्स से बर्ड्स का बनना, फिर या तो ये एक फेरी टेल ही है, इसको मैं फेरी टेल लेके चल रहा हूं। इसके लिए डायनासोर्स के पास फेदर्स नहीं होते हैं, बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं। तो फेदर्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायनासोर्स के जीनोम में मौजूद नहीं है, वो ऑल्टर करके भी आप नहीं ला सकते, जिसके लिए आपको एक न्यू एडिशन इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और ये कहते हैं वो म्यूटेशंस की वजह से हुआ है, रैंडम सिलेक्शन की वजह से। पहले मैंने बता दिया कि रैंडम सिलेक्शन की बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो वो चांस ही नहीं बनता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशंस बेसिकली एक्चुअल में क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इंप्रूव या एड ऑन उसके अंदर कुछ करता है? द आंसर इज नो। अभी ये लोग कहेंगे नहीं, हमें मालूम है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और बहुत कम म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। और लेकिन वो बेनिफिशियल म्यूटेशंस लगातार होते गए, कॉन्सिडेंस एक ऐसा था, और जिस वजह से हम लोग इवॉल्व हो गए। अब यहाँ पे भी रेहान देख लेना मेजोरिटी को छुटलाएगा। अब बार बार उसको अपने बीच में नहीं लाते हैं क्योंकि एकेडमिक की बात चल रही है। फिर भी ये बेनिफिशियल म्यूटेशंस कॉन्सिडेंस के बेसिस पर लगातार होते रहे, और इस वजह से उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ गया। बेनिफिशियल म्यूटेशंस क्या होता है? देयर इज नो सच थिंग लाइक बेनिफिशियल म्यूटेशंस। एग्जैक्टली, म्यूटेशंस कभी भी हार्मफुल या बेनिफिशियल नहीं होते हैं।
उनका इम्पैक्ट डिसाइड करता है कि वो कैसे म्यूटेशंस हैं, यानी वो काम के हैं या नहीं काम के हैं, ये उनकी सराउंडिंग्स के बेस पर पता चलता है। म्यूटेशन से कभी भी कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंप्रूव नहीं करी जा सकती, कोई ऐड या फिर न्यू इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करा सकती जीनोम के अंदर। म्यूटेशंस का मतलब ये होता है कि उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर से कुछ लूज हो चुका है, जिस वजह से वो अब एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे पहले एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ और फिर उसके बाद एक टिपिकल एग्जांपल लूंगा जो कि म्यूटेशंस का है और जो कि एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर देगा इंशाल्लाह। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, यानी उसकी जीन के अंदर जो म्यूटेशन है वो हुआ और वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया, यानी उसके ऊपर एंटीबायोटिक अब काम नहीं करेगी। तो ये म्यूटेशन इस बैक्टीरिया के लिए तो बेनिफिशियल इफेक्ट लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए नुकसानमंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसे मारने के लिए जो दवाई खा रहे हैं वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही। तो एक म्यूटेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानमंद हो सकता है साइमल्टेनियसली। दूसरी बात कि म्यूटेशंस एक्चुअल में कैसे डिसाइड होता है कि म्यूटेशंस बेनिफिशियल है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है इसके अंदर एक म्यूटेशन होता है, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके जो चेन्स होती हैं, ठीक है, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स, उसके बीटा चेन्स में से 6 पोजीशन में से जो ग्लूटामिक एसिड होता है वहां से हटके वेलाइन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, इस चीज की वजह से होता यह है कि जो आरबीसी का सेल होता है वो रप्चर हो जाता है, उसका शेप सिकल की तरह हो जाता है। सिकल यानी कि जो आप हिंदी में बोल सकते हैं खुरपा, जिससे घास काटी जाती है, जिस वजह से होता क्या है कि ये क्लॉटिंग इनकी काफी ज्यादा हो जाती है, बंच बना के वेन्स जो हैं, जो वेसल्स हैं उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और खून जो होता है उसकी कमी होने लग जाती है, सही से बहता नहीं है खून, और दिस सिचुएशन कैन बी फैटल। ये नुकसान इसका इतना होता है कि जान का खतरा भी बन जाता है। पर इस सिकल सेल एनीमिया एक होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज है, यानी दोनों एलील्स जब सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड होंगे तब ही वो बंदा इन्फेक्टेड माना जाएगा। मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी एक एलील तो नॉर्मल है, दूसरा एलील अफेक्टेड है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो कैरियर वाला बंदा है, जब ये किसी कैरियर के साथ प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा, तब चांसेस हैं कि इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर कैरियर नहीं, उनके अंदर इन्फेक्टेड इन ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो एक कैरियर है वो कैरियर कैसे बना कि उसकी इंफॉर्मेशन में से कुछ ऑल्टर हो गया, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ ऑल्टर हो गया। यस, सिकल सेल एनीमिया के कैरियर को कभी मलेरिया नहीं होता है, लेकिन आपने देखा कि एक नॉर्मल के कंपैरिजन में जहां ये वीक कंसिडर करा जा रहा था, वही मलेरिया के कंसिडर अगर मलेरिया का केस देखा जाए तो एक नॉर्मल बंदे को मलेरिया हो सकता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले को मलेरिया नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन जो उसके अंदर हुआ है, जिस वजह से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे कम है। एक बहुत बड़ी डिटेल इसके साइंस है, जिस वजह से प्लाज्मोडियम वहां सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो कुछ कमी होने की वजह से उसको ये बेनिफिट मिल गया। पर क्या ये म्यूटेशन बेनिफिशियल है? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये म्यूटेशन किसी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के अपग्रेड होने की वजह से आया है, जो कि आंसर है नहीं, ठीक है। और ना ही म्यूटेशन बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी ऑफस्प्रिंग्स को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे जाके, वो फेटल कंडीशन में पहुंच सकती हैं। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज बेनिफिशियल ऑफ फिट, बट इसका एक फायदा उसको एक जगह पे मिल रहा है। इस तरीके से म्यूटेशंस काम करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज बेनिफिशियल म्यूटेशंस। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में अगर आपको उस चीज का कोई फायदा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं म्यूटेशन बेनिफिशियल है। अब क्योंकि कोई कैरियर होता है तो उसके फिनोटाइप में उस चीज को दिखाया नहीं जाता, माथे पे नहीं लिखा जाता कि भाई ये सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है। मान लीजिए जिनके साथ इन्होंने रिप्रोड्यूस करा है वो भी सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हो, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स को एक फेटल कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है इस म्यूटेशन की वजह से, जो इनके लिए एक सिचुएशन में बेनिफिशियल साबित हुआ, लेकिन वही म्यूटेशन इनकी ऑफस्प्रिंग्स के लिए जानलेवा साबित हुआ। तो म्यूटेशंस आर नेवर बी बेनिफिशियल नॉट बी हार्मफुल। उनके कंडीशंस, उनके आसपास की चीजों को देखकर मतलब देखा जाता है, और अक्सर म्यूटेशंस क्योंकि कोई जेनेरिक इंफॉर्मेशन अपग्रेड नहीं करते हैं, इस वजह से उनका अक्सर फेटल नुकसानात देखने को मिलते हैं, जो मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। लेकिन अगर मुझसे कोई पर्सनल शिकायत करनी है तो आप लोग डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।